नमस्कार, ताल ठोके में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। आपके साथ मैं हूं अमन चोपड़ा। यूपी में जमीन इन दिनों सियासत के केंद्र में। देखिए, मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि सोनभद्र में जमीनी विवाद में जहां सामूहिक नरसंहार किया गया, उसी के जरिए खोई हुई सियासी जमीन हासिल करने के लिए प्रियंका वाड्रा यूपी पहुंच गई है। वाराणसी में सोनभद्र के जख्मी जो पीड़ित लोग हैं उनसे परिवार करने के लिए, उनसे मिलने के लिए, पीड़ित परिवारों से मुलाकात के लिए जब उन्हें जाने से रोका गया तो वो धरने पर बैठ गई। वहीं मायावती को अचानक दलितों की याद आ गई, बीजेपी को दलित विरोधी बता दिया, क्योंकि यहां भी जमीन वाला एंगल है। उनके भाई की 400 करोड़ रुपए की जमीन जब्त कर ली गई। और सुनिए, जमीन पर सियासत, आजम खान को यूपी सरकार ने भू माफिया घोषित कर दिया। यहां पर भी जमीन वाला एंगल, जिस पर वो कह रहे हैं कि मुझसे बदला लिया जा रहा है। और इसलिए हमारा आज का हैशटैग भी है यूपी में जमीन की जंग। लेकिन प्रियंका वाड्रा को जाने से क्यों रोका गया? नुपुर शर्मा, बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता, वो हमारे साथ हैं। साथ ही आशुतोष मिश्रा पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, अशोक भारती दलित एक्टिविस्ट, नईम अब्बास मेरे साथ है पॉलिटिकल एनालिस्ट, शांतनु गुप्ता और केएल गुप्ता भी हमारे से जुड़ेंगे, फॉर्मर डीजीपी यूपी के। लेकिन नुपुर, पहला सवाल आपसे। अभी मैं देख रहा हूं ट्वीट किया है प्रियंका वाड्रा ने 14 मिनट पहले, अभी ट्वीट किया है। आप ही समझ लीजिएगा, ये सवाल है। वो पूछ रही है, उत्तर प्रदेश सरकार की ड्यूटी अपराधियों को पकड़ना, मेरा कर्तव्य है अपराध से पीड़ित लोगों के पक्ष में खड़ा होना। भाजपा अपराध रोकने में तो नाकामयाब है, मगर मुझे मेरा कर्तव्य करने से रोक रही है। मुझे पीड़ितों के समर्थन में खड़े होने से कोई नहीं रोक सकता। कृपया अपराध रोकिए। ये प्रियंका वाड्रा ने ट्वीट किया। दिक्कत क्या है मैम, अगर प्रियंका वाड्रा चली जाती हैं तो सोनभद्र? देखिए, सबसे बड़ी दिक्कत तो ये है कि इस पूरी फसाद की जड़ ही कांग्रेस पार्टी से शुरू होती है। इसकी टाइमलाइन में जाने से पहले जरा मैं प्रियंका वाड्रा से पूछना चाहूंगी कि अभी नई नवेली आई है ये फुल टाइम राजनीति के अंदर, दिक्कत क्या थी जब बाबा रामदेव अपने कुछ समर्थकों के साथ बस सो रहे थे रामलीला मैदान के अंदर, क्योंकि भ्रष्टाचार के विरोध में बहुत बड़ा एक कैंपेन चल रहा था देश के अंदर। दिक्कत क्या थी अगर कुछ युवा कार्यकर्ता रामलीला मैदान से चल के संसद मार्ग तक जा रहे थे, उनके ऊपर टीयर गैस सेल और बेटन और लाठी चार्ज और वाटर कैनन और मार पिटाई करके उनको डिटेन कर दिया, काफी तो अस्पताल पहुंच गए थे। 2011 की वारदात है। दिक्कत क्या थी जब कुछ कार्यकर्ता श्रीनगर के लाल चौक के ऊपर तिरंगा झंडा फहराने जा रहे थे? भाई, श्रीनगर तो हमारे देश में ही आता है। 26 जनवरी 2011 की बात बता रही हूं, एक ही साल की बात आपको वारदातें बता रही हूं, जिसमें हमारे लीडर ऑफ ऑपोजिशन सुषमा जी और जेटली जी दोनों को डिटेन कर लिया था। तो उनको एयरपोर्ट से निकलना ही नहीं दिया था। नहीं, बहुत फर्क है। उनसे ही सीख रहे हैं। अब अमन जी, अब मैं इस टॉपिक पे आऊंगी। वहां पे जहां पे इतना भड़काव चल रहा है, 10 लोगों की मौत हो चुकी है, 61 लोगों के ऊपर, 61 लोगों के ऊपर एफआईआर दर्ज हो चुकी है, 3 लोगों की कमेटी बैठा दी है कि 10 दिन के अंदर रिपोर्ट आए। वहां पे जाके आपका भाई तो अमेरिका चला गया छुट्टी बनाने, अब आपको एकदम से याद है चलो यूपी चले जाते हैं, क्योंकि चुनाव के बीच में आपको याद आया था अभी छोड़ दो। मेरी बात पूरी सुन लीजिए अमन, आप जा सकते हैं, लेकिन अगर वहां पे लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन हो जाए, 144 धारा लगी हुई है वहां पे, वो कह रही है मैं 4 लोगों से ज्यादा के साथ नहीं जाऊंगी। क्या 4 से ज्यादा लोगों के साथ नहीं जाऊंगी? भाई साहब, 5 भी 144 में आती है। और सोनभद्र में है, मिर्जापुर भी नहीं जाने दिया जा रहा। मैं आपको कानूनी प्रतिक्रिया बता रही हूँ। 5 लोग भी अनलॉफुल असेंबली मानी जाती है धारा 144 के अधीन। वो कह रही है मेरे से 4 लोग जाएंगे। बस एक मिनट, मुझे हैंडल करने दीजिए, मैं सवाल मुझे आप प्लीज अमन जी पूरी बात करने दीजिए जी। अच्छा नुपुर, एक मिनट, हाँ, अगर आप कहें तो मैं आपके बीजेपी के नेताओं के नाम गिना दूं, कब कब कहां गए हैं? नहीं गिनाई, उनको डिटेन भी तो किया। संजीव बालियान से लेकर कौन कौन गया था? तो उनको डिटेन भी तो किया था। नहीं तो फिर आप जाएं तो कोई दिक्कत नहीं, प्रियंका जाए तो दिक्कत। अरे तो आप क्या कहना चाह रहे हैं कि अगर बीजेपी के नेता गए थे तो उनको डिटेन नहीं किया गया था? क्या बात कर रहे हैं अमन जी? आप एक सवाल सुनिए, अगर किसी राज्य में 10 आदिवासियों का नरसंहार हो जाए तो क्या किसी और राज्य में, गैर बीजेपी शासित राज्य में, बीजेपी का नेता नहीं जाएगा ना? फिर गैर बीजेपी शासित राज्य में जब बीजेपी के लोग भी गए थे, जिनकी आपने अभी बात करी, वो सब भी डिटेन हुए थे, उनको भी रोका गया था। अगर गैर बीजेपी शासित राज्य में 10 आदिवासियों का अगर इस तरह से उनकी हत्या कर दी जाए, बीजेपी का कोई नेता नहीं जाएगा, नुपुर ये कह रही है। नहीं, मैंने ये नहीं कहा हम जाते, हमें भी रोका जाता है। वेस्ट बंगाल, मैंने ये बिल्कुल नहीं कहा, मेरे मुंह में शब्द मत डालिए। वेस्ट बंगाल के अंदर जब बहुत सारे कम्युनल राइट्स हुए, प्रियंका वही कर रही है जो आप करती हैं। हम देखिए, लॉ एंड ऑर्डर को आप राजनीति से तुलना नहीं कर सकते। अब प्रियंका वाड्रा ने ट्वीट कर दिया तो आपने मान लिया कि इसमें राजनीति है। नहीं, आप किसी भी देश, एक सेकंड अमन जी, मेरी बात चाह रहा हूं, आपने भी वही किया ना नुपुर? क्या बीजेपी का कोई नेता नहीं गया
ट्रेजेडी टूरिज्म करने? जहां पे नहीं गया तो बता दीजिए मेरे को। जहां पे 144 लगती है वहां चाहे वो बीजेपी का नेता हो, सुन लीजिए ना, चाहे बीजेपी का नेता हो, चाहे कांग्रेस का नेता हो, चाहे समाजवादी का नेता हो, चाहे बसपा का नेता हो, चाहे तृणमूल कांग्रेस का नेता हो, जहां धारा 144 लग गई वहां पे नहीं जाना चाहिए और हमें भी रोका जाता है। बीजेपी के नेता भी आज के बाद नहीं जाएंगे ना जहां धारा 144 हम जाते हैं, हमें भी रोका जाता है। हम ये नहीं कह रहे क्यों रोका जाता है अलग। आप नहीं, आप ये सलाह दे रही हैं बतौर प्रवक्ता बीजेपी के नेताओं को नहीं जाना चाहिए जहां धारा 144 लगी हो। अरे जाएंगे तो रोका जाएगा जनाब, मैं ये कह रही हूँ। नहीं जाना चाहिए ना, शब्द मत डालिए। नहीं प्रियंका वाड्रा को नहीं जाना चाहिए आपने कहा। मैंने नहीं जाना चाहिए। आप उनका ट्वीट पढ़ लीजिए अमन जी। मैं ये नहीं कह रही हूँ जहां धारा 144 लागू हो। मैं ये कह रही हूँ, एक मिनट आप मेरी बात सुनिए। नहीं एक मिनट नुपुर, जहां धारा 144 लागू हो वहां प्रियंका वाड्रा ने जाकर गलत किया। ठीक, गलत किया उन्होंने। जहां एक धारा 144 लगी होगी वहां पे तो लोग रोके ही जाएंगे, चाहे वो किसी भी पार्टी। उन्होंने जाकर गलत किया। मैं ऐसा कुछ नहीं कह रही। उन्होंने सही किया। अच्छा, मतलब सही किया उन्होंने, फिर क्यों रोक? पर मैं इतना कह रही हूं कि हमारे प्रशासन ने कुछ गलत नहीं किया। मैम वही चीज मैं कह रहा हूं, ये आप दोनों एक जब बीजेपी भी जाती है, जब अखिलेश सरकार में मुजफ्फरनगर में दंगे हुए, संजीव बालियान से लेकर सब गए, जब दीदी की पुलिस पश्चिम बंगाल में योगी आदित्यनाथ को रोकती है तो आप कहती है लोकतंत्र खतरे में है बंगाल में। अब यूपी में अगर प्रियंका को रोका जा रहा है तो लोकतंत्र मजबूत कैसे मैम? अब मैं आपको बात बता दूं, योगी आदित्यनाथ जी को जहां पे नरसंहार हुआ था वहां जाने से नहीं रोका जा रहा था। योगी आदित्यनाथ जी को अपनी रैली में से रोका जा रहा था। एक रैली में कोई नरसंहार और गोला बारूद और गोलियां नहीं चल रही होती अमन जी। आप इन दोनों को एक सेकंड, सोनभद्र को और वेस्ट बंगाल की रैली को आप कैसे कंपेयर कर रहे हैं? सोनभद्र के अंदर ना कर सकता हूँ ना आप नहीं कर सकते। मुजफ्फरनगर को कर सकता हूँ। तो मुजफ्फरनगर में रोका गया था भाई साहब। गए क्यों थे जब धारा 144 थी? तो रोका भी तो गया था। मैं तो ये नहीं कह रही कि सही था गलत था। प्रियंका गई गलत, आप गए सही ना। मैंने ये नहीं कहा कि सही था गलत था। आप मेरे मुंह में शब्द न डालिए। अच्छा, प्रियंका जो गई है गलत है सही है, बस ये बता दीजिए मेरे को। मैं इतना कह रही हूँ कि धारा 144 के अंदर कोई भी पार्टी का नेता हो, अगर वहां पे लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है उसे रोका जाएगा। जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं आंसर करना। ये प्रियंका वाड्रा से पूछिए उनका जाना सही था कि नहीं। आप धारा 144 लगी हो, नहीं जाना चाहिए ना, खुलकर बोलिए। क्योंकि बीजेपी के भी नेता जाते हैं तो जहां पे लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है 144 तक की मात्र रोका जाएगा। प्रियंका वाड्रा ने ट्वीट किया, हमसे मत पूछिए, उनके ट्वीट के ऊपर उनसे पूछिए। चलिए ठीक है आशुतोष जी, मैं आपके पास आ रहा हूं, उसके बाद मैं आपके पास आऊंगा शांतनु। आशुतोष जी, जब धारा 144 लागू हुई है, ट्रेजेडी टूरिज्म जरूरी है क्या? सोनभद्र से सियासी संजीवनी मिल जाएगी प्रियंका वाड्रा को? देखिए, यहाँ पे मुख्यमंत्री आदित्यनाथ और प्रियंका गांधी वाड्रा दोनों अपनी अपनी जगह सही काम कर रहे हैं। योगी आदित्यनाथ जो है एक फेल्ड मुख्यमंत्री हैं, तो उनको अपनी गलतियां छुपाने का पूरा हक है। वहां लोग जाएंगे तो सत्य पता चलेगा, क्या वो फैलेगा। उनको ये हक है कि वो अपने प्रशासन का दुरुपयोग करें और रोकें। और वैसा ही प्रियंका गांधी वाड्रा हैं, वो विपक्ष की नेता हैं, उनको जाके वहां पे जो भी लोग अफेक्टेड हैं उनसे मिलने का हक है और उनकी आवाज बनने का हक है। तो दोनों अपनी अपनी जगह सही हैं। यहाँ दो चीजें और इसमें हम क्या ट्रेजेडी टूरिज्म पहले अभी आप सुना रहे थे बाइट, योगी आदित्यनाथ ने कहा कि ये शुरू हुआ कांग्रेस के रूल में। ये ट्रेजेडी टूरिज्म है ना। उस स्टोरी में अगर आप नीचे चले, सोनभद्र से संजीवनी मिल जाएगी। ये जो भूर्तिया है जो वहां पे जो उस गांव के जिसने जो अपनी जमीन अपने नाम करी है सरपंच ने, वो हुई है फरवरी में 2018 में, जब योगी आदित्यनाथ की सरकार थी और उसके लिए एक डीएम का ट्रांसफर भी किया गया था। तो यहाँ पे जो एक बीजेपी का एंगल है वो जो है छुपाया जा रहा है और 1955 में क्या हुआ था बताया गया जा रहा है। और ये कहना आपका कि जब कोई कहीं पे जो है ट्रेजेडी हो तो वहां कोई भी ना जाए, ये तो अनुचित होगा। कोई भी ना जाए, तो अगर जो है धारा विपक्ष 144 आवाज ही नहीं उठा सकता है ना, तो थोड़े समय के लिए अवॉइड किया जा सकता है, पॉलिटिक्स को कम। 4 लोग जा सकते हैं। मैं दोनों को ठीक है। नुपुर जवाब देना चाह रही है। आशुतोष जी, एक बार जवाब सुन लीजिए। 4 लोग जा सकते हैं ना। एक सेकंड, मैं जरा जवाब देना चाहती हूँ। बिल्कुल गलत बोल रहे हैं ये, जरा ये सुन लें ध्यान से। 1955 के अंडर कांग्रेस की सरकार थी। ये ग्राम समाज की जमीन एक सोसाइटी के नाम, आदर्श सोसाइटी के नाम कैसे करवाई और क्यों करवाई? क्योंकि इस पे आदिवासी वनवासी लोग अपनी दो वक्त की रोटी कमाते थे, उस लैंड को टिल करते थे। 1989 के अंदर, और ये एक लगा दो तो लगान देते हुए टिल करते थे। 1989 के अंदर
फिर से कांग्रेस की सरकार थी, एक बिहार के एक अफसर को आईएएस अफसर के नाम पे ये जमीन कर दी गई। क्यों भाई, जमीन कब्जा करने की आपको क्या नौबत आ गई, जब 1955 से 1989 तक आदर्श सोसाइटी के नाम पे पता नहीं किसने ये जमीन क्यों कैसे अलाउ करी कांग्रेस सरकार ने, जो ब्राह्मण समाज की जमीन थी। तो अब 1989 पे क्या जरूरत आन पड़ी, ये भाई साहब कब्जा नहीं कर पाए 1989 के बाद। तो 2017 के अंदर जब ये कब्जा नहीं कर पाए, 2017 के अंदर इस आईएएस अफसर ने इस जमीन को एक पड़ोसी गांव के ग्राम प्रधान को बेच दिया। अब ग्राम प्रधान बहुत कोशिश कर रहे हैं कि इस पे कब्जा हो जाए, जब वो नहीं कर पाए तो उन्होंने अपने लोग भिजवा के वहां पे हमला बोल दिया। तो कृपया करके लोगों को ना गवाएं कि पूरा मेरे पास फैक्ट शीट पड़ी हुई है उत्तर प्रदेश की सरकार की। मतलब मुझे ये समझ में आया, आशुतोष आप जवाब दीजिए कि 2019 में अगर एक मिनट आशुतोष जी सुनिए ना, आपसे ही सवाल ले रहा हूं, एक एक करके बोलेंगे। अगर 2019 में 10 आदिवासियों का अगर हत्याकांड हुआ, उसके लिए 1955 वाली सरकार जिम्मेदार है। हाँ, और जो सबसे हास्यास्पद ये है कि ये जो ट्रांसफर ऑफ लैंड हो रहा है, जिसकी वजह से ये 10 लोगों की जान गई है और मेरे ख्याल में 19 अस्पताल में अभी भर्ती हैं, वो तब हुआ जबकि बीजेपी की सरकार है। लेकिन ये एक फैशन बन गया है कि सारी गलती आखिर में जो है नेहरू जी के सर पे ही फोड़नी है। तो ये तो योगी आदित्यनाथ भी वही कर रहे हैं जो कि केंद्र में नरेंद्र मोदी सारी गलती तो उन्हीं की हो रही है। तो देखिए बहुत माफ कीजिएगा नुपुर, लेकिन बहुत एक मिनट समझना पड़ेगा आशुतोष आपके पास आ रहा जनता दे चुकी है, ठीक है आशुतोष जी, लेकिन नुपुर ये बहुत ही हास्यास्पद होगा मैम। 2019 में 10 लोगों को मारा, जिम्मेदारी 2019 वाली सरकार की नहीं, 1955 वाली सरकार की जिम्मेदारी। मैं किसी की आप नहीं समझ रहे मैं क्या कह रही हूं। आदिवासी वनवासी लोगों की जमीन को किसी और को कब्जा करने में कैसे इन्होंने इजाजत दी? क्योंकि अगर ये आदिवासी की जमीन अगर 60 साल से जिसके ऊपर ये अपनी 2 वक्त की रोजी रोटी कमा रहे हैं, ये किसी को गैर कानूनी तरीके से 2017 के अंदर नहीं बेची गई होती। कांग्रेस को तो जनता ने सजा दी ना, सुन लिए जी ना, आप क्यों नहीं चुप जाते? सजा मिल चुकी है, अब आप कब तक उसको कोसती रहेंगी? जरा मैं बोल ठीक है, एक मिनट कंप्लीट करने दीजिए आशुतोष जी, कंप्लीट करने दीजिए, कंप्लीट करने दीजिए। इन्होंने सबसे पहले अपनी सेंटेंस में बात करी जब इन्होंने इंटरवीन किया कि ये ट्रांसफर ऑफ लैंड बीजेपी के अधीन हुआ। नहीं भाई साहब, 1955, 1989, 2017 ट्रांसफर ऑफ लैंड बीजेपी सरकार के अधीन नहीं हुआ। ये कब्जाने की एक कोशिश थी, जो आदिवासियों के पेट पे लात मारने की कोशिश थी। और मैं आपको एक बात मैं साफ बता दूं, तो किस तरीके से जमीन कब्जाई जाती है ये कांग्रेस की सरकारों से ज्यादा और कोई नहीं जानता। और अब यहाँ पे इस दौरान एक बार भी बीजेपी की सरकार बीच में नहीं बनी, 89 के बाद ही सही। मैं आपको साफ बता दूं, तो जब ट्रांसफर हो गया, आपकी सरकार नहीं आई 89 के बाद। ये सारा मामला कोर्ट्स में चल रहा है अमन जी, दिस इज ऑल इन द कोर्ट्स। ऐसा नहीं है कि सरकारों ने प्रोसिक्यूशन नहीं किया, क्योंकि ओरिजिनल लैंड ओनर इसमें ग्राम समाज था। तो ये हत्याकांड नहीं रोका जा सकता था? मतलब ये इलीगल, मैं इतना कहना चाहती हूँ, 2 गुटों के बीच में लड़ाई हुई, इसलिए धारा 144 लागू हुई है। नुपुर शर्मा, अगर ये 2 गुटों की लड़ाई में सिर्फ 10 लोग होते हैं, आपको पता है 24 घंटे में 13 लोगों की हत्या कर दी गई है। ऐसा कुछ नहीं कह रही, 24 घंटे में 13 लोगों की हत्या हुई, आपको पता है नुपुर? 24 घंटे में 13। 2 पुलिस वालों, संबल में क्या हुआ है अच्छी तरीके से जानती हूँ। यहाँ 10 किसी और राज्य में अगर यह हत्याकांड होता अब तक, आप लोग क्या कहते? वही रिएक्शन अपोजिशन का है नुपुर। सोचिए किसी गैर बीजेपी शासित राज्य में अगर ऐसा होता 10 आदिवासियों का हत्याकांड, तो आप लोग क्या करते? और अगर इसमें पुलिस काम नहीं करती तो हम बोलते कि ये ब्लैक डे फॉर डेमोक्रेसी है। नहीं, लेकिन अपोजिशन का तो रोल है ना जो कर रहा है अपोजिशन। चलिए ठीक है, अपोजिशन का ये रोल है, अपोजिशन का ये रोल है 144 में जाके वहाँ पे और दंगे भड़काएं। जब आप अपोजिशन में होते हैं तो आप भी जाते हैं नुपुर, जब आप पोजीशन में होते हैं आप भी जाते हैं। किसकी है नुपुर शर्मा जी, आप जवाब दीजिए। फेलियर किसका है? प्रशासन फेलियर है, सरकार फेलियर है, किस लिए है ये? ठीक, आप देखिए अमन भाई, नहीं अब्बास, अमन भाई मैं पूछना चाहता हूँ, 2014 से लेके 19 तक 296 मामले आ गए मॉब लिंचिंग के, इसी तरीके की घटनाओं के। इसके दोषी कौन है मुझे आप बताइए। ये प्रशासन का फेलियर है या नहीं है? मॉब लिंचिंग 17 से पहले नहीं हुई? मैं इसलिए कह रहा हूँ, मेरी बात सुन लीजिए। 17 से पहले लिंचिंग हुई नहीं कभी, 17 के बाद प्रकट हुई है मॉब लिंचिंग। ये नाम दिया गया, इससे पहले भी हो रहा है। मेरे पास पूरे प्रदेशों के आंकड़े हैं, मैं दे सकता हूँ, आपको दे सकता हूँ। मायावती काल में तो लिंचिंग होती नहीं थी। मुझे बताइए, इस तरीके से लोगों के जो हौसले बुलंद हो रहे हैं वो किस वजह से हो रहे हैं? प्रशासन फेल है, सरकार फेल है, इसीलिए तो हो रहे हैं। इसकी जिम्मेदारी कोई लेने का नहीं है।
आप अगर ये जिम्मेदारी लें इस बात की तो ये कांड ही नहीं होता। ग्राम प्रधान जिसके नाम पे जमीन 2017 में रजिस्टर्ड कर दी गई है और उसको कब्जा नहीं दिया जा रहा है, ये मामला बहुत आगे आ रहा है और वही लोग आकर के उन लोगों को मार रहे हैं। तो क्या फेलियर किसका है मुझे बताइए? सरकार फेल है या प्रशासन फेल है या नहीं है? इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? जिम्मेदारी सरकार की बनती है। नेहरू जी के ऊपर आ जाती है, गांधी मेरे साथ केएल गुप्ता भी जुड़ चुके हैं जो कि फॉर्मर डीजीपी हैं उत्तर प्रदेश के। बहुत बहुत शुक्रिया केएल गुप्ता जी समय निकालने के लिए जी न्यूज से बातचीत के लिए। सर मैं आपके पास आ रहा हूं, उससे पहले एक बार शांतनु का मैं कमेंट ले लूं, उसके बाद गुप्ता जी मैं आपके पास आ रहा हूं। पहले शांतनु, अगर ये चीज है भी, लॉ एंड ऑर्डर का इशू देखने को मिला है, 24 घंटे में 13 हत्याएं हुई हैं, वो फैक्ट है, उससे हम डिनाई नहीं कर सकते। लेकिन मेरा सवाल ये कि ट्रेजेडी टूरिज्म करने से, पॉलिटिक्स करने से कुछ संजीवनी मिल जाती है। सोनभद्र जाएंगे तो थोड़ा पॉलिटिकली तस्वीरें आ जाएंगी और खबरों में आ जाएंगी, यही मकसद है मेरे ख्याल से, और क्या है? देखिए अमन, जमीन विवाद के पुराने मुद्दों में से एक है। आप किसी भी कोर्ट में चले जाइए, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाइए, हाई कोर्ट में जाइए, सुप्रीम कोर्ट में जाइए, अधिकतर मामले आपको जमीन के दिखेंगे। शहरों में, दिल्ली के शहर में आपको दो भाई के बीच में जमीन के मामले देखेंगे। ये भी एक जमीन का मामला है जो पुराना चला आ रहा है। किसकी सरकारों ने क्या हुआ वो नूपुर ने एक्सप्लेन करा। लेकिन उसमें अगर आप संजीव बालियान को प्रियंका गांधी से कंपेयर करें, संजीव बालियान ने, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है, जाके लोगों को शांत किया। कौन सुनेगा प्रियंका गांधी की बात? वो चुनाव में दिखती है, कभी कभी टीवी में दिखती है। यही तो देखे ना, यहाँ ये पॉलिटिकल कभी आप दिखेंगे नहीं, क्योंकि आप लोगों के बीच में रहते हैं, आप लाखों का वोट लेके पहुंचे हैं, क्योंकि आप लोग, आपने संजीव बालियान का नाम लिया मुजफ्फरनगर। मैं इसलिए आपसे पूछ रहा हूं, एक मिनट, संजीव बालियान लाखों का वोट लेके पहुंचा है, एक आदमी जो केवल चुनाव में दिखता है, उनमें फर्क है। शांतनु सुनिए ना, संजीव बालियान शांत करा रहे थे, प्रियंका भड़काने जा रही थी। हाउ कैन यू से दिस? मैंने ये नहीं कहा, मैंने कहा कि संजीव बालियान वो व्यक्ति हैं जो लाखों का वोट लेके आते हैं, उनकी बात को सुनेगा। प्रियंका गांधी कौन है? चुनाव में दिखती है, टीवी पे दिखती है, और कब जब धारा 144 अधिकार नहीं है जाने का, अधिकार किसी का नहीं आया, उसका अधिकार तो भैया कोई भी उठ के चला जाए उसका है, अधिकार तो किसी का भी है। मैं आपको बता रहा हूँ फर्क क्या है। 4 लोग जाएंगे, मैं आपको फर्क क्या है। पहले उन्होंने कहा 4-5 लोग जाएंगे, क्या बात कर रहे हैं? बोलने तो दीजिए, पहले उन्होंने कहा 4-5 लोग हैं, फिर कान में शायद किसी ने बताया कि भैया 44 में 4 से कम होते, तो उन्होंने 3 बोलना शुरू कर दिया। आप उनके बाद के भाषण देखिए, उन्होंने कहा 3 लोग जाएंगे। ठीक है, ना तो उनको कानून की जानकारी है, यानी कि वो नियम ना तो उनको कानून की जानकारी है, ना उनको प्रदेश की जानकारी है। उनको जिलों के नाम पूछ लो तो जिलों के नाम नहीं बताऊंगे उनको बस एक टूरिज्म करना है। उनको राहुल गांधी तो डाउन है, तो मैं ही ब्रांड बनाऊं, प्रेसिडेंट कौन बनेगा उसकी लड़ाई है, तो केवल अपनी प्रेसिडेंटशिप क्लेम करने के लिए वहां जा रही है। माफ कीजिएगा शांतनु, रोक कर ज्यादा बड़ा ब्रांड बनाया जा रहा है। जाने देते ना, खबर नहीं बनती। प्रशासन तो रोकेगा, प्रशासन राजनीति नहीं देखेगा। ठीक है, नुपुर मैं आपके पास आ रहा हूं, राजनीति ने देखेगा कि लॉ एंड ऑर्डर क्या है, क्या जाने से क्या बिल्कुल रोका उन्होंने। ठीक शांतनु, नुपुर मैं आपके पास आ रहा हूं और अशोक भारती जी आपके पास आ रहा हूं, लेकिन पहले केएल गुप्ता जो कि फॉर्मर डीजीपी हैं यूपी के, वो मेरे ख्याल से बेहतर तरीके से बता सकते हैं। केएल गुप्ता जी, जो हुआ, जो रोका गया, आप इसको कानून के नजरिए से, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन से किस तरह से देखते हैं सर? देखिए, जब भी कम्युनल राइट्स या इस तरह के राइट्स वगैरह होते हैं, लोग मरते हैं, तो राजनीतिक पार्टी जो है, अपोजिशन पार्टी खास करके, वो जाती है, उसमें सीरियसनेस कितनी होती है। ज्यादातर रोटी सेकने जाते हैं। भाई 2-3 दिन प्रशासन को टाइम दो, लैंड ऑर्डर को ठीक कर ले, फिर जाके आप उनसे मिलो, पैसा बांटो, जो कुछ करो। भाई एकदम से उसमें मतलब घी कढ़ाई में एकदम से पहुंच जाते हैं, ये गलत है। प्रियंका जी ये सोचना चाहिए कि अभी प्रशासन वहां बिजी है लैंड ऑर्डर मेंटेन करने में, घायल लोगों को इलाज करा रहे हैं, कुछ और काम कर रहे हैं, अरेस्ट कर रहे हैं। थोड़ा 2-4 दिन रुक जाने से कोई मुसीबत नहीं आ जाएगी। तो दोनों राजनीतिक दल, मतलब अपोजिशन वाले जहां भी होते हैं, यही सब करते हैं। सीरियसनेस की कमी होती है, ज्यादातर रोटी सेकने जाते हैं, पहली बात। अब जैसे लैंड ऑर्डर के प्रॉब्लम जो बता रहे हैं आप, वो सन 55 से पहले रेवेन्यू अफसर ही सब कुछ हुआ करते थे। असली झगड़े जो है हमारे 85% गांव में रेवेन्यू की वजह से है कि रिकॉर्ड्स में तहसीलदार या हमारे लेखपाल सब कुछ कर लेते थे। अब कह रहे हैं हमने मॉडर्नाइज कर लिया है, सबको कंप्यूटराइज कर लिया है, अब शायद ना हो, पर पहले सब कुछ क्यों उसको आईएएस अफसर के कोऑपरेटिव को अलॉट हो गई, फिर उसने अपने बीवी बच्चों के नाम से अलॉट करा लिया, फिर उसने देखा नहीं ले पा रहा तो बेच दिया। अरे भाई गरीबों में जो है वो जमीन थी, वो पंचायत को नहीं पता है क्या, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट तहसीलदार को नहीं पता है, सब पता था। उन्होंने पैसा लिया होगा, करप्शन। सुनो केएल गुप्ता जी, और सुन लीजिए जरा दो बात, ये देखिए इसी वजह से नक्सलाइज। सर एक मिनट, अगर वो कह रही है धारा 144 सोनभद्र में है, मुझे मिर्जापुर भी जाने नहीं दिया जा रहा, नंबर 1। नंबर 2, वो कह रही है 3 से ज्यादा 4 से ज्यादा लोग नहीं जाएंगे। अरे सुनो यार, ये सब बेकार की बातें हैं। मिर्जापुर में जाके क्या करेंगी जब सोनभद्र में झगड़ा हो रहा है? जाना तो उन्हें सोनभद्र है, ये सब कहने की बातें। अभी इस समय कुछ भी कर लो। डाक, अच्छा पुलिस ने गिरफ्तार नहीं किया, कायदे से बैठाया, जैसे टॉप लीडर है, जाके डाक बंगले में बैठाया, चाय वाय पिलाया, बैठो भाई, आप प्रिवेंटिव में आप जा नहीं सकते। ये है। दूसरी बात जो मैं कह रहा था कि इसमें जो है
प्रशासनिक अधिकारियों को पहले वो डायल 100 पहुंच गई थी वहां पर, भाई डायल 100 खबर क्या पहुंची, पुलिस अगर देर से पहुंची और ग्राम प्रधानी को सूचना देना पड़ता थाने को कि साहब यहाँ राइट होगा, वही जब उसमें इन्वॉल्व है, उसे डर नहीं है कि 10 आदमी को मार दूंगा, मेरी फांसी हो जाएगी, मुझे सजा होगी, सजा का डर तो है नहीं, पुलिस पकड़ के जेल भेज देगी, अल्टीमेटली छूट जाएगा। तो ये सब चीजें क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम चरमरा के बैठ गया है, इसलिए मर्डर हो रहे हैं और राजनीतिक दलों को थोड़ा सा रिस्ट्रेंट दिखाना चाहिए। 2 दिन बाद चले जाएंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे जितना पैसा। बिल्कुल ठीक, और दोनों तरफ से नहीं, वो एकदम से बहुत जल्दी दिखाते हैं ना, 30 सेकंड्स की कमी। अशोक भारती पहले, उसके बाद नुपुर में आपके पास आऊंगा। अशोक भारती, थोड़ा रेस्ट्रेंट दिखाना चाहिए ना पॉलिटिकल पार्टीज को, प्रियंका वाड्रा को भी थोड़ा रेस्ट्रेंट दिखाना चाहिए था। सिचुएशन थोड़ी सेंसिटिव है अभी, वहां पर 10 लोगों का हत्याकांड हुआ है, तो थोड़ी सेंसिटिव है, थोड़ा सा रेस्ट्रेंट दिखाना चाहिए मेरे ख्याल से। केएल गुप्ता कह रहे हैं, जो कि फॉर्मर डीजीपी है यूपी के। आवाज ब्रेक हो गई। अशोक भारती जी, मेरा सवाल अब तक पहुंचा है? जी नहीं, दोबारा बता दीजिए। मैं कह रहा हूं केएल गुप्ता जो कि फॉर्मर डीजीपी है यूपी के, वो कह रहे हैं थोड़ा रेस्ट्रेन बरतना चाहिए, सिचुएशन सेंसिटिव है, 10 लोगों की हत्या वहां पर हुई है सोनभद्र में। जी मैंने उनको सुना ध्यान से। सिर्फ पॉलिटिक्स के चक्कर में, नंबर बनाने के चक्कर में, या संजीवनी मिल जाएगी, 3 अवॉइड करना चाहिए। अमन जी, मैं 3 बातें कहना चाहता हूं और ज्यादा समय नहीं लूंगा। पहली बात तो ये कि जो केएल गुप्ता जी जो आर्गुमेंट एडवांस कर रहे हैं, वो जो दोषी अफसर हैं उनको बचाने का काम कर रहे हैं, जिससे कि दोषी अफसर सारे मामले पे लीपापोती कर दें और देश में जो जनता के नुमाइंदे उनको पता ना लगे कि अफसरों ने क्या क्या गड़बड़ी की है, कैसे 10 लोग मारे गए। LIU एकदम खामोश था। मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, 2-3 आपके वर्ड्स आप गलत बोल गए सर, मैं आपको क्लियर कर रहा हूं। दोषी नहीं, आरोपी कह लीजिए, दोषी कैसे कह सकते हैं? आपने फैसला सुना दिया, आप कोर्ट हैं, जज हैं आप, नहीं दोषी कैसे कह रहे हैं? अफसर हैं, आरोपी कहिए। हाँ, मैं आपकी बात मान गया, मैं मान गया। आरोपी कहिए, दोषी मत कहिए। वो लीपापोती कर दें, वो LIU के लोग जिनको 5 लोग इकट्ठे होने पे जानकारी मिल जाती है, 300 लोग ट्रैक्टर पर आते हैं, उसकी जानकारी। एक बात तो ये मैं कहना चाहता हूं, इसलिए मेरा मानना यह है कि जनता के नुमाइंदों को वहां जाने की इजाजत होनी चाहिए। दूसरी बात 144 पे हुई, बहन नुपुर शर्मा जी कह रही थी, मेरे दोस्त भी कह रहे थे, जो शांतनु जी, पूरे दिल्ली में पार्लियामेंट के इर्द गिर्द 144 लगी रहती है हमेशा। वहां रोज धरने प्रदर्शन होते हैं, सैकड़ों लोग जाते हैं। वहां की धारा 144 और वहां की धारा 144 में क्या फर्क होगा, ये जरा मेरे को बता दें। और तीसरी बात मैं ये बता दूं, ये कहना चाहता हूं, नुपुर जी बताएं कि जब से योगी सरकार की सरकार आई है, चलिए नेहरू जी के जमाने में जमीन का ये हो गया, वो हो गया, जमीन पार्लियामेंट में सरकार ने जवाब दिया है कि जमीन तो सरकार का मसला है। तो नुपुर शर्मा जी ये बताएं, भारतीय जनता पार्टी की यूपी की सरकार ने इन गरीब दलित आदिवासी को जमीन देने में क्या प्रयास किए हैं, और उनकी पार्टी ने उनको बचाने के लिए, उनकी जमीन उनके हाथ में देने के लिए क्या कदम उठाए? अगर अभी तक नहीं उठाए तो आज क्या कदम उठाने वाले हैं, जरा वो भी बता दें। ठीक, अब जवाब सुनिए, बोलिए नुपुर। देखिए, सबसे पहले तो गौरतलब है कि मैंने और जो भी इसमें प्रशासन के पक्ष में बोल रहे हैं, किसी ने भी नेहरू का नाम तो लिया ही नहीं। लेकिन ये तीनों लोग यहाँ पे, क्योंकि मैंने 1955 की इनको सच में बता दिया, फैक्चुअल हिस्ट्री बता दी, ये तीनों लोग नेहरू नेहरू गांधी गांधी के जा रहे हैं। एक सेकंड प्लीज, मैंने नेहरू तो अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार नहीं थी, नरेंद्र मोदी की सरकार, पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के क्या जबरदस्ती का आर्गुमेंट है, वो चुप थी जवाब जबरदस्ती का आर्गुमेंट है। अशोक भारती जवाब बोल रहे थे, वो चुप थी ना सर। इनकी आवाज नीचे ठीक ठीक, जब आप बोल रहे थे सर वो चुप थी, एक एक करके बोलेंगे, ऑडियो ओवरलैप नहीं होगा सर। आप बोल रहे थे वो चुप थी, बोलिए आप नुपुर, आप बोलिए। यही इनके भड़कने से तो पता चल रहा है, चोर की दाढ़ी में तिनका। मैं तो उत्तर प्रदेश की सरकार के बारे में बात कर रही थी, ये लोग घसीट के लिए आए नेहरू जी को। मतलब कि भैया लैंड पूरे इश्यूज में जो लैंड टाइटल्स होते हैं बहुत गड़बड़ी थी, और जैसे डीजीपी साहब ने बताया ये अरसों से चलता आ रहा है। दूसरी बात, एक साहब यहाँ पे कहते मॉब लिंचिंग हो गई। अमन, आपने बहुत सही सवाल उठाया, क्या 2017 के पहले नहीं होती थी या 2014 के पहले नहीं होती थी? मेरे सामने एनसीआरबी के आंकड़े पड़े हैं अमन, और मैं जरा थोड़ा सा गौर कीजिएगा सबको, खासतौर से दर्शकों के लिए मैं कहना चाहती हूँ। सबसे पहले तो 2013 में पहली बार 1 लाख से ऊपर तक जो कॉम्युनल इंसिडेंट्स जाते थे, एनसीआरबी के ऑफिशियल आंकड़े पढ़ रही हूं मैं, 2013 में पहली बार 1 लाख से नीचे आके 76,000 हुए।
2014 में वहीं पे 1500 हुए और 2017 में 2500 हुए। तो अगर आपको 1 लाख और 1500 और 2500 के अंदर अंतर नहीं नजर आता, आई एम सॉरी, चश्मे लगाइए बड़े वाले, बड़े पावर वाले। एनसीआरबी की रिपोर्ट से ऑफिशियल, मैं वहीं से कोट कर रही हूं कि कॉमनल इंसिडेंसेस ऑफ वायलेंस, जहां पे धर्म और जाति इंक्लूड होती है, उसमें इतना बड़ा गिरावट है 2014 से पहले और उसके बाद में। तो प्लीज प्रशासन अपना काम ढंग से कर रहा है। दूसरी बात, अब संजीव बालियान जी की बात आई, देखिए मैं डीजीपी साहब से बिल्कुल इसमें आई एग्री विद हिम। संजीव बालियान जी तो मूलतः मुजफ्फरनगर के हैं, उनका तो गांव वहां पे है। क्या प्रियंका वाड्रा वाराणसी की रहने वाली है, सोनभद्र की रहने वाली है, मिर्जापुर की रहने वाली, कहाँ की रहने वाली नहीं है? तो वहां नहीं जा सकती, ये जा सकना अलग बात है। किसके जाने से क्या लाभ हानि होगी? ये एक आदमी वहां जाके आदमी को सरा सकता है। आप जाने क्यों नहीं देना चाहते? देखिए पता क्या नुपुर, या तो नहीं, या तो कुछ छुपाया जा रहा है, या तो कुछ नुपुर, या तो कुछ है जो छुपाया जा रहा है, कुछ डर है, कुछ खुल जाएगा। या तो आप प्रियंका से डर रहे हैं योगी आदित्यनाथ, वो रिवाइव हो जाएंगी, सोनभद्र से संजीवनी मिल जाएगी। जी नहीं, मैं कुछ नहीं कह रही ऐसा। जहां पे भी धारा 144 लागू की जाती है, वहां पे बाहर से आने वालों को राजनीतिक रोटियां जो सेकना चाहते हो, ये मैंने ये पूरी चीज मैंने बोरो करी है डीजीपी साहब के कमेंट्री से। जहां पे भी 144 धारा होती है, जहां पे आपको लगता है कि राजनीतिक रोटियां सेकी जाएंगी, दंगे भड़काए जाएंगे, वहां पे प्रशासन रोकती है। मैं नुपुर एक चीज बताइए, नुपुर एक चीज बताइए, जब बीजेपी के नेता जाते थे तो वो भी क्या दंगे भड़काने जाते थे? मैं तो आपको साफ ये कह रही हूँ, संजीव बालियान जी तो खुद ही नहीं, क्या सिर्फ संजीव बालियान, क्या कोई और इस तरह की घटना हुई तो बीजेपी नेता नहीं गए क्या? वो दंगे भड़काने जाते हैं। हाउ कैन हम ये कैसे कह सकते हैं प्रियंका वाड्रा दंगे भड़काने जा रही थी? इट इज नॉट ओनली दंगे भड़काना, इट इज ऑल्सो देयर ओन लाइवलीहुड। अगर प्रियंका वाड्रा के ऊपर किसी ने अगर हमला कर दिया तो प्रशासन के ऊपर बात आएगी कि नहीं आएगी? आप डीजीपी साहब बैठे, मैं खुद वकील हूँ, मैं बात कर रही हूँ। यही आपने अपना बताइए, प्रशासन का निकम्मापन आप बता रही है बैठ के। डीजीपी साहब जो कह रहे हैं बिल्कुल राइट कह रहे हैं कि उन लोगों को डर और खौफ है नहीं, कानून का कोई खौफ नहीं है कानून का, इसीलिए खुलेआम लोग पिस्टल और माउजर ले लेकर एक दूसरे को मार रहे हैं। कानून का खौफ होगा तो मुझे बताइए ना, आप जवाब दे दीजिए मुझे नुपुर शर्मा जी। अगर कानून का खौफ होता तो ये 10-12 लोग मार दिए जाते हैं। आप जवाब दो ना मुझे, इसमें प्रशासन की लापरवाही है या नहीं है, या मिली भगत है प्रशासन की? प्रशासन ने मिल भगत के मरवाया है उनको। अमन, मैं बोलना चाहती हूँ, आप बोलिए। बल्कि प्रियंका वाड्रा ने तो खुद चिट्ठी लिखी कि मेरी सुरक्षा मुझे मत दीजिए, मुझे सुरक्षा नहीं चाहिए। ये नाटक बहुत चलता है। बीच में उनके पति ने ये भी चिट्ठी लिखी थी कि हमारी सुरक्षा क्यों ले गए, हमारे को अगर बेघर कर दिया तो हम कहाँ जाके रहेंगे। नाटक सब चलते हैं पॉलिटिकल परसेप्शन के लिए, मार्केटिंग के लिए सारी चिट्ठियां लिखी जाती हैं। खुद गुजारिश कर रही है, 13 गाड़ियां चलती है, मत चलाइए। सुन लीजिए ना, आपको याद नहीं क्या चुनाव के बीच में एक पेन की लेजर, एक वीडियो की लेजर लाइट थी, वीडियो लेजर लाइट भी नहीं थी, वीडियो कैमरे की लाइट थी। कैन आई प्लीज कंप्लीट? आई एम नॉट स्पीकिंग इन बिटवीन एनीबॉडी। अमन, यू नीड टू कंट्रोल दिस। कंप्लीट करिए, प्लीज कंप्लीट करिए। चुनाव के बीच में एक वीडियोग्राफर, आपको ध्यान होगा, वीडियो ले रहा था, अरे मारने की कोशिश की जा रही है, कौन सी बंदूक से ये लेजर लाइट पड़ रही है राहुल गांधी के ऊपर। फिर बाद में कहा कि हमने तो ऐसी चिट्ठी लिखी नहीं। आपको ध्यान होगा अच्छी तरीके से, सेकंड फेज ऑफ इलेक्शन की बात है ये। तो ये नाटक किए जाते हैं। आज ये नाटक इसलिए हो रहा है क्योंकि राहुल गांधी की राजनीति फेल हो गई है, इसलिए प्रियंका वाड्रा सामने आ गई है। और मैं आपको कायदे से बता दूं तो ये जो पूरा नाटक और ये पूरा जो न्यूसेंस वैल्यू क्रिएट करने की जो इशू होता है ना, कोई सा भी प्रदेश हो जहां पे लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन आएगी वहां पे लेकिन मैं ये भी जाएगा। आपको कहूंगा, यही नाटक, यही न्यूसेंस वैल्यू क्या बीजेपी के नेता क्रिएट करने की कोशिश करते हैं जब वो जाते हैं? भाई दोहरे मापदंड नहीं होंगे ना, ये डबल स्टैंडर्ड्स नहीं होंगे। अगर मैं एक सवाल आपसे पूछूंगा अनुपुर, अगर आप जवाब दे पाए, मैं एक सवाल आपसे पूछता हूं, सुनिएगा। जो 10 आदिवासियों का जो हत्याकांड हुआ, अगर किसी गैर बीजेपी शासित राज्य में होता तो क्या बीजेपी के नेता नहीं जाते? और अगर जाते तो वो भी क्या न्यूसेंस क्रिएट करने जा रहे थे? नहीं जाते आप लोग। आपको मैं खास बता दूं अमन, हमारे ही कार्यकर्ता, आपको 54 कार्यकर्ता 7 फेज के इलेक्शन में मारे गए हैं। मैं आपसे पूछ रहा हूं, अगर किसी गैर बीजेपी शासित राज्य में ऐसा होता, आप जाते नहीं जाते? बस ये बता दीजिए। मैं आपको बता रही हूं, मैं जब हमारे ही कार्यकर्ताओं के पॉलिटिकल वायलेंस में जो डेथ हुई है, उसके लिए जो हमने कमेटी बनाई, जब हमें ही नहीं घुसने दिया, जो सिर्फ देखने जा रहे थे कि हमारे खुद के पार्टी के कार्यकर्ता। ठीक कह रही हैं आप, ठीक कह रही है। बंगाल की बात आपने बताई। मेरा सवाल है, अगर ऐसे 10 आदिवासियों की हत्या कर दी जाती किसी भी राज्य में, तो क्या बीजेपी नहीं जाती? क्या बीजेपी के बड़े नेता नहीं जाते, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ सेक्शन 144?
इसीलिए सेक्शन 144 जहां लागू होती है, जाते भी तो रोक दिया जाता। जाते ना, नाटक जाते ना, जाते ना, अरे जाते हैं तो रोका भी जाता। मैं तो शुरू से यही कह रही हूँ, जाते ना, 144 मतलब प्रियंका ने कुछ गलत नहीं किया। मैं शुरू से कह रही हूँ, नहीं प्रियंका वहां नाटक क्यों कर रही है कि मुझे अरेस्ट कर लिया। अब आपके डीजीपी चलिए ठीक है, ये ठीक बात है, ठीक है, हाँ ये ठीक है। आशुतोष जी ये वाजिब सवाल है, ये गिरफ्तारी का नाटक क्यों? केएल गुप्ता जी भी बता रहे हैं और ओपी सिंह ने भी बताया कि भाई वो प्रिवेंटिव डिटेंशन था। ये तो जान के सिंपैथी लेने की कोशिश है ना कि गिरफ्तार मुझे कर लिया गया। गिरफ्तारी कहां हुई है? देखिए इससे पहले जो है 2-3 चीजें हैं जो विचार करने योग्य हैं। पहले इस चीज का जवाब दीजिए, गिरफ्तारी कहां हुई है सर? कह रही थी तो गिरफ्तारी कहां हुई है सर? क्यों जब भाजपा शासन में आ जाती है तो दंगे कम हो जाते हैं? गिरफ्तारी कहां हुई है आशुतोष जी? गिरफ्तारी कहां हुई? भाजपा के शासन में आते ही दंगे क्यों कम हो जाते हैं? सवाल से मत भागिए। भाजपा के शासन में आते ही दंगे क्यों कम हो जाते हैं? बंद कर दिया जाता क्यों है। यूपी लॉ कमीशन सर आप मायावती तो कह रही है कांग्रेस घड़ियाली आंसू बहा रही है, आप तय कर लीजिए। मतलब मायावती कह रही है कि कांग्रेस घड़ियाली आंसू बहा रही है। मायावती कह रही है कांग्रेस घड़ियाली आंसू बहा रही है। बोलिएगा नहीं मैं बस पहले आशुतोष, एक मिनट सर, एक मिनट पहले आशुतोष, बताइए आप गिरफ्तारी कहां हुई है? गिरफ्तारी कहां हुई है सर, ये बताइए। ये तो नाटक, ये तो नौटंकी, ये तो ड्रामा है ना सर। हाय मुझे गिरफ्तार कर लिया। भाजपा जैसे अभी भाजपा जैसे ही शासन में आती है वैसे ही जो है क्यों दंगे कम हो जाते हैं? इसका कोई जवाब है? क्यों जस्टिस जवाब क्यों नहीं है? मोटो एक्शन लेके कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में मॉब लिंचिंग पे कानून बनना चाहिए। अरे बहन जी अब दूसरों को सुनिए, अरे बहन जी अब आप दूसरों को भी सुनिए, कब तक चिल्लाती रहेंगी? दूसरों को भी सुनिए बहन जी, आप बहन जी सुनिए तो पहले। अरे बहन जी यूपी में आप जहाँ शासन पे आते हैं वही दंगे क्यों कम बंद हो जाते हैं? क्यों यूपी में ही मोटो लॉ कमीशन का जो है आदमी कहता है कि लॉ बनाई जानी चाहिए? नहीं हो सकता है जवाब ना हो नुपुर उनके पास, नुपुर हो सकता है उनके पास जवाब ना हो। आशुतोष जी आपके पास जवाब नहीं है इस बात का? पहले तो बोलिए आपके पास जवाब नहीं है इस बात का। जो विपक्ष का हक है, आप विपक्ष का हक हड़पना चाहते हैं। आप गरीबों आशुतोष जी प्रियंका गिरफ्तार कहां हुई है सर, ये तो बता दीजिए। और जब आपके पास नहीं रहता तो बहन जी आप शोर मचाने लगते हैं। चलिए बहन जी आप ऐसे शोर मचा के आवाज दबाने की कोशिश करती है क्योंकि आपके पास जवाब नहीं है बहन जी। आप अच्छा आपके पास जवाब है आशुतोष जी, तो जवाब दे दीजिए ना। प्रियंका वाड्रा गिरफ्तार हुई है क्या? आप बदतमीजी क्यों कर रहे हैं? आप बीच में क्यों बोल रहे हैं? आप ये क्यों वो बीच में बोल रही है? दूसरों को आप बोलने नहीं देती है क्योंकि उसके बोलते ही सच सामने आ जाता है। जब दूसरा बोलता है और पॉइंट आउट करता है कि चलिए मैं पूछ रहा हूँ, ऊपर मैं पूछ रहा हूँ, एक मिनट ऊपर मैं पूछ रहा हूँ, ऊपर एक मिनट, ऊपर मैं पूछ रहा हूँ, ऊपर एक मिनट, ऊपर आशुतोष जी एक मिनट, आशुतोष जी एक मिनट, आशुतोष सुनिए आशुतोष जी, नुपुर का सवाल है, आप अगर बता पाए या तो आप कह दीजिए मेरे पास जवाब नहीं है, आई एम सॉरी, या आप जवाब दे दीजिए। सवाल ये, क्या प्रियंका वाड्रा को गिरफ्तार किया गया? क्या मेरा आप ये बताइए, जवाब नहीं है, इंटरोगेशन नहीं है, डिबेट है। डिबेट में सवाल है कि भाजपा शासन में आती है तो दंगे क्यों बढ़ जाते हैं, बंद हो जाते हैं? बताएं। एक्सपोज होते हैं ना, उनको एक्सपोज हो गए ना। अब आप माफ कर दीजिए, उनको एक्सपोज हो गए, जब मॉब लिंचिंग एक्सपोज हो गए ना वो। योगी आदित्यनाथ सरकार के दौरान क्यों कहा? चलिए ठीक है, केएल गुप्ता जी, केएल गुप्ता को ऐड करना चाह रहे हो, उसके बाद मैं आपके पास आ रहा हूँ। ठीक है, केएल गुप्ता, शांतनु, उसके बाद मैं आपके पास आ रहा हूँ। केएल गुप्ता, ये गिरफ्तारी, प्रिवेंटिव डिटेंशन, ठीक, एक बार मुझे ऑडियो बंद करना पड़ेगा नुपुर, प्लीज नुपुर एक मिनट। आशुतोष जी, केएल गुप्ता जी, गिरफ्तारी, प्रिवेंटिव डिटेंशन, ऐसा है, मैंने दोनों पक्षों को सुन लिया। हाँ सर, हाँ सुनिए, जैसा मैंने बताया था कि टॉप लीडर्स को खासकर जिम्मेदार होना चाहिए। 144 लगी हुई तो वहां ना जाए, कानून का वायलेशन वगैरह उनको करना शोभा नहीं देता। उनको प्रिवेंटिव डिटेंशन में रखा गया डाक बंगले में, इसलिए कि इनकी सिक्योरिटी पुलिस वाले कहां देख पाएंगे? वो तो पोस्टमार्टम और लैंड ऑर्डर मेंटेन करने में लगे। एसपीजी की प्रोडक्टी है, कहीं कुछ हो जाए तो और मुसीबत हो जाए, तो इनको भी अवॉइड करना चाहिए। 2 दिन बाद चले जाएंगे, कोई हेवंस आर नॉट फॉलिंग। तो इसलिए जल्दबाजी करके ये लोग जो है, जैसे बताया कि राजनीतिक उसमें अपना रिलेवेंस बनाए रखना चाहती है, ये है असली बात। दोनों दल जहां भी अपोजिशन गवर्नमेंट होती, चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस, सभी जाते हैं। सुनिए, दूसरी बात यह है कि इसी वजह से नक्सलिज्म पैदा होती है। जो रेवेन्यू अथॉरिटी ने गड़बड़ सड़बड़ किया है सन 55 से, गरीबों का, बेचारों की जमीन हड़प लिया IAS अफसर ने और प्रधान ने,
नक्सलाइट ऐसे ही पैदा होते हैं, एक आइडियोलॉग्स पहुंच जाएंगे, वो बांटेंगे, वही बेचारे आर्म्स ले लेंगे, ये प्रधान के आदमी को मारेंगे। प्रधान को डर था नहीं कि हम 10 मार देंगे हमारा कुछ नहीं होगा, हमारा क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम क्या कर लेगा, अब देख लीजिएगा कुछ भी नहीं होगा। तो इसी से नक्सलिज्म पैदा होती है, उसको रोकने के लिए चाहिए गरीबों को हकों की रक्षा करें। वहां के रेवेन्यू अधिकारी अगर पुलिस वाले टाइम से नहीं पहुंचे हैं, थानेदार वगैरह, तो उनको भी रगड़ दीजिए, उनको भी। मेरे ख्याल से एक सवाल है कमेटी बैठी हुई आईजी वगैरह है और केएल गुप्ता भी, निचोड़ ये है मेरे ख्याल से अशोक भारती जी कि अगर प्रियंका वाड्रा की इंटेंशन वो नहीं है वहां जाकर माहौल खराब करने की, मैं मान सकता हूं, लेकिन अनइंटेंशनली उनके जाने से माहौल खराब हुआ तो किसकी जिम्मेदारी होगी, ये केएल गुप्ता पूछ रहे हैं। थोड़ा सेंसिटिव है, 2-3 दिन रुक जाएंगी तो थोड़े वोट थोड़ी ना कट जाएंगे, कोई चुनाव भी नहीं है। अगर कुछ उल्टा हो गया, कुछ माहौल खराब हुआ तो हु विल टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी, प्रियंका वाड्रा या राहुल गांधी जो विदेश में है? देखिए अमन जी, मैं ये कहना चाहता हूं, पहली बात तो ये, चूंकि प्रियंका वाड्रा जो पूर्वी उत्तर प्रदेश की कांग्रेस पार्टी की इंचार्ज हैं, सबसे बड़ा दल है वो लोकसभा में, और चूंकि 10 लोगों की हत्या हुई है तो माहौल तो सरकार की नाकामयाबी से वहां पर हुआ है। और मुझे लगता है जब अपोजिशन पार्टीज के लोग जाते हैं, चाहे वो बीजेपी के हों चाहे कांग्रेस के हों, अगर वो जाते हैं तो सरकार का ध्यान इस बात पर आकर्षित करते हैं कि स्थिति आपके हाथ से बाहर चली गई, अगर जाने से स्थिति आप उसको संभालिए, स्थिति नहीं बिगड़ेगी, इसकी कोई गारंटी? अगर मैं थोड़ा अवॉइड किया जा सकता है, 2 दिन नहीं 3 दिन नहीं 5 सेकंड में बात करूं, फिर आप मेरे से पूछ लीजिएगा सवाल। ठीक है, बोलिए। 5 सेकंड ज्यादा नहीं लूंगा। मेरा मानना यह है कि लोकतंत्र में राजनेताओं को जहां भी ऐसी घटनाओं में जाने की इजाजत होनी चाहिए। अगर स्थिति बिगड़ती है तो उसके लिए वो नेता जिम्मेदार नहीं बल्कि सरकार जिम्मेदार है। क्योंकि सरकार ही इस हत्याकांड के लिए अप्रत्यक्ष तौर पर उसके अधिकारी जिम्मेदार हैं और उसको ये जिम्मेदारी लेनी चाहिए। और नूपुर जी को ये बात यहां पर स्वीकार करना चाहिए कि उनकी सरकार लॉ एंड ऑर्डर को कंटेन करने में और इतने सारे लोगों के आने के बावजूद उनकी पुलिस व्यवस्था वहां फेल हुई है। ठीक, मतलब शांतनु कहने का मतलब ये है कि माहौल खराब होए तो होए, वोट ना जाने पाए। मौका पॉलिटिक्स है ना, मौका मिल गया। कौन सा वोट मिल रहा है, अभी बस बाइपोल होने वाले हैं। माहौल तो धीरे धीरे बनता है ना, उसमें भी कांग्रेस कितनी सीट लड़ेगी, कितनी जीत पाएगी, वो तीसरी चौथी पार्टी है प्रदेश की। मेरे ख्याल से बस एक रिवाइवल का ट्राई है। देखिए, संवैधानिक रूप से कोई भी कहीं जा सकता है, वो भी वहां जा सकती है, लेकिन जैसे मैंने आपको संजीव बलान का क्यों उदाहरण दिया, क्योंकि वो वहां से चुन के आते हैं, वो लोगों को जानते हैं, समझते हैं, उनको पता है वहां का सोशल फैब्रिक क्या है। प्रियंका को क्या पता है, क्या उन्हें मिर्जापुर पता है, क्या सोनभद्र पता है, क्या उसकी फैब्रिक पता है? केवल वो उठ के पहुंच गए, अब कह रही मुझे गिरफ्तार कर लिया, एक एसपीजी प्रोटेक्टिंग है, कुछ हो गया उनके साथ तो एक बवाल प्रशासन पहले देख रहा है, वो एक बवाल और संभालेगी, अब इनको और संभालो। तो इस समय इसलिए वो रुक सकती थी, वो 1 हफ्ते बाद 10 दिन बाद आके अपनी जो भी बात है वो रख सकती थी। तो इसलिए इस मौके पे जाना, इस मौके पे किसी को जाना नहीं, किसी को नहीं जाना। जो व्यक्ति वहां पे कुछ वैल्यू ऐड कर सकता है, जो लोगों को जानता है, सोशल फैब्रिक को जानता है, प्रशासन को जानता है, उसके जाने से शायद कुछ फायदा हो। ये डिसाइड गवर्नमेंट ही करेगी, स्टेट गवर्नमेंट जिसकी सरकार। आप यहाँ बैठ के अपने आप पता लगता है प्रियंका गांधी और संजीव बालियान को कोई कंपैरिजन ही नहीं है। संजीव बालियान की उत्तर प्रदेश की जानकारी और प्रियंका गांधी की उत्तर प्रदेश की जानकारी सबको मालूम। अच्छा, नहीं अब्बास, एक सवाल आपसे भी, आज बड़ा मुस्कुरा रहे हैं आप। कांग्रेस घड़ियाली आंसू बहा रही है, मायावती ये कह रही है, इसका मतलब क्या हुआ, हम क्या समझे? देखिए, मैं ये इस बारे में क्या जवाब दूं आपको? नहीं, मैं सवाल पूछ रहा हूं, कह दीजिए मेरे पास जवाब नहीं है, आपके पास भी नहीं। मैं बता रहा हूं आपको, कांग्रेस घड़ियाली आंसू बहा रही है, इसका क्या मतलब है? मतलब प्रियंका वाड्रा घड़ियाली आंसू बहा रही है, मायावती ये कह रही है। भाई, ये इस वजह से बोला गया है कि ये ऐसे मौके पे जाते हैं, बीच में बिल्कुल भूल जाते हैं कि बिल्कुल कि जनता यहाँ रहती है, इनके कुछ बंदे रहते हैं, लोग हैं, उनसे मिलते जुलते रहे, वो ऐसे मौके पे क्यों जाते हैं? अगर पहले जाते रहे, लोगों के हालचाल पूछते रहे, ऐसे हालात ना होने दें। अगर ये अपने लोगों से मिलते जुलते रहेंगे तो इस तरीके की परिस्थितियां नहीं बन पाएंगी। दूसरी, मायावती कहाँ है? इसका जवाब अखिलेश यादव कहाँ है? नहीं, मैं आप पॉलिटिकल अभी आप एक बात कह रहे हैं, मैं एक चीज कह रहा हूं, अभी आप कह रहे हैं कि धारा 144 लगी हुई है, वहां नहीं जाना चाहिए। आप इस तरीके से नहीं होना चाहिए। मैं एक सवाल पूछ रहा हूं, अगर प्रियंका वाड्रा कांग्रेस को रिवाइव करने के चक्कर में अपनी गिरफ्तारी तक देने को तैयार हैं, तो सो कॉल्ड यूपी की मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज एसपी, बीएसपी, अखिलेश, मायावती कहां है? उनको चिंता नहीं है आदिवासियों की? बिल्कुल जाना चाहिए, बिल्कुल जाना चाहिए, कहां जाना चाहिए। लेकिन अब जब इस परिस्थितियों में देख रहे हैं कि प्रियंका गांधी वाड्रा को नहीं जाने दिया जा रहा और उनको रोक लिया गया, तो बाकी लोग क्या करेंगे? आप मुझे बताइए ना। मैं कह रहा हूं आशुतोष जी,
राहुल गांधी विदेश में है, जिम्मेदारी लेने के लिए ये तैयार घटना। नहीं है। ठीक सर, एक मिनट आशुतोष जी, एक और सवाल पूछ रहा हूं, अवॉइड मत कीजिएगा, जवाब दीजिएगा सर। ठीक है, सवाल ये है, राहुल गांधी ने वैसे ट्वीट नहीं किया जब ये मामला सामने आया सर, 2 दिन पुराना मामला सोनभद्र में जो हुआ, 10 लोगों को मारा गया, मीडिया में खबरें, राहुल गांधी ने ट्वीट नहीं किया। आज बहन को गिरफ्तार किया गया तो भाई का आदिवासी प्रेम जाग गया। 2 दिन से है ना ये मामला, तो कोई ट्वीट नहीं, कोई जानकारी नहीं, कोई बयान नहीं। अब देखिए ये बड़ी विचित्र सी बात है कि भाई बहन के प्रेम पे भी अब सवाल उठाए जा रहे हैं। अब जब किसी को जो है नहीं है, वो भाई बहन नहीं है सर, वो पार्टी के एक पार्टी की महासचिव और एक पूर्व अध्यक्ष है, भी कष्ट होने लगे हैं। कांग्रेस के 2 सबसे बड़े नेता हैं। और अगर आप जवाबदेही तय कर रहे हैं तो जवाबदेही आपकी भी तय होगी। विदेश में बैठकर ट्वीट कर दिया, मेरी बहन को गिरफ्तार किया। 2 दिन पहले सोनभद्र का मामला है, एक ट्वीट तक नहीं है। प्रियंका गांधी वाड्रा, आदिवासी प्रेम तब जागा जब बहन गिरफ्तार हुई या प्रिवेंटिव डिटेंशन पर ली गई। असलियत थी, तो ये उनको कष्ट क्या है? ये सवाल तो पहले भी उठाए गए थे ना प्रियंका गांधी। सोनभद्र में आदिवासियों की चिंता तब हुई जब बहन को हिरासत में लिया गया ना। बढ़ते हुए क्राइम पे तो प्रियंका गांधी ने पहले भी सवाल उठाए हैं, आज पहली बार तो उठाए नहीं है। मेरा तो सवाल अपना काम कर रही है, अवॉइड करते हैं तो आप उसमें मैं पूछ रहा हूं। और अगर प्रियंका गांधी वाड्रा इतनी जो है इररिलेवेंट है, तो क्यों यूपी सरकार डरती है? क्यों जो है बीएसपी डरती है? यही तो बात है। सवाल ये है, भाई का आदिवासी प्रेम तब जागा जब बहन को हिरासत में लिया गया, वरना इस मामले में कोई बयान नहीं आया सर उनका। 2 दिन से छुट्टियों पर है ना विदेश में। बहन तो अपना काम कर रही थी ना। बहन भाई पर सवाल उठा रहा हूं सर, भाई आप जान के अवॉइड करते हैं। कांग्रेस पार्टी की तरफ से इंचार्ज है तो वो तो आवाज उठा रहा था। चलिए ठीक, वहां तो आवाज उठ रही थी ना। आवाज उठ रही, कोई आवाज नहीं उठी। पहला ट्वीट आया सोनभद्र पर, उस आवाज सोनभद्र मामले पर पहला बयान, आवाज को बंद करने की कोशिश करी गई तो और आवाज उठाने लगे। ठीक, आवाज जून में भी ये सवाल उठाए गए थे कि यूपी में क्राइम कैसे जो है बढ़ रहे हैं। ठीक, मैं आ सकती हूँ प्लीज? हाँ नूपुर, सबसे पहली बात तो मुझे बता दीजिए कहाँ के आंकड़े, कौन सी आशुतोष जी बीच में नहीं, एक-एक करके बोलेंगे ना सर, मैंने बोला आपको। सबसे पहले तो मुझे बता दीजिए कौन सी रिपोर्ट में से आप मुझे पढ़ के बता रहे हैं दुनिया को कि यूपी के अंदर क्राइम रेट बढ़ा है? क्योंकि अगर मैं आपको बता दूं तो ऑफिशियल रिकॉर्ड ये कहते हैं कि आफ्टर द इनकाउंटर ऑफ द माफियोसी उत्तर प्रदेश के अंदर ये सारे के सारे गुंडे मवाली चाहते ही नहीं कि उनको जेल से रिहा किया जाए, वो जेल में ही ठीक है, क्योंकि उनको डर है कि अपनी हरकतों में वापस गए तो बचेंगे नहीं। तो क्राइम रेट तो डाउन हुआ है। नहीं तो आप अपनी बात को तथ्यों के साथ यहाँ पे पेश कीजिए, बताइए कौन सी रिपोर्ट आप पढ़ रहे हैं जिसमें ये लिखा गया है कि रिपोर्ट क्राइम हैज गॉन अप इन उत्तर प्रदेश। 24 घंटे में 13 हत्याएं, क्राइम रेट बढ़ा घटा। मैं बात कर लूं प्लीज, मैं अपनी किसी मैं देखिए तथ्यों के अमन जी, मैं क्या 24 घंटे में 13 हत्याएं, बात खत्म। बताइए गलत बोल रहा हूँ। 32 ट्रैक्टर पर बैठकर 200 लोग जाकर 10 आदिवासियों को मार डाले। साथ में ये भी क्राइम रेट बढ़ा घटा। 11 लोग नामजद FIR है, 50 लोगों अज्ञात नहीं होता था ना। सपा बसपा में वो भी नहीं होता। अच्छा, सपा बसपा में होता नहीं होता, फिर ये मर्डर भी यहीं हो रहे हैं। ये भी सुन लीजिए, ये मर्डर भी आप खुली छूट दे रहे हो, प्रशासन छूट दे रहा है। कमाल की बात कर रहे हैं। मैं अपनी बात कंप्लीट कर लूं। हाँ बोलिए नूपुर, 24 घंटे में 13 हत्याएं। मैं क्राइम रेट की बात कर रही हूँ, एक सेकंड, मैं क्राइम रेट की बात कर रही हूं। और इन्होंने 2 बार अपनी बात में कहा आशुतोष जी ने कि क्राइम रेट बढ़ा है। ये कौन सी रिपोर्ट में से बोल रहे हैं? कौन सा ये होमवर्क हुआ है? कौन सा स्टेटिस्टिकल स्टडी हुई है जिससे हिसाब से ये बोल रहे हैं क्राइम रेट बढ़ा है? सॉरी, अगर आपके पास तथ्य नहीं है, ऐसी हवा के अंदर बातें मत किया कीजिए, क्योंकि मैं नहीं तो NCBR के स्टैट्स निकाल दूंगी और आपको खुलासा। ये भी हवा में है। दूसरी बात नुपुर, ये भी हवा में है, मुझे कंप्लीट करने दीजिए। जी नुपुर, एक मिनट, काउंटर क्वेश्चन है नुपुर। 24 घंटे में 13 हत्याएं, ये भी हवा में है क्या? ये बहुत निंदनीय है और बहुत शोक का समय है। मैं इसको पॉलिटिसाइज करना चाहती ही नहीं, लेकिन मैं एक बात जरूर कहूंगी कि यहाँ पे जब ये कहा जाता है कि भाई बहन के प्यार के ऊपर क्यों सवाल किया जा रहा है, भाई साहब भाई बहन के प्यार के ऊपर कोई सवाल नहीं कर रहा। सवाल तो ये जरूर खड़े हो रहे हैं कि यहाँ सिर्फ पारिवारिक और राजनीतिक प्यार है, जनता जनार्दन के ऊपर जो आप बीती हो रही है उसके लिए कोई प्यार नहीं है। इसलिए गिरफ्तारी का झूठ भी बोला जा रहा है जिसके पास आपका जवाब नहीं। बोलिए अशोक भारती जी, आप हाथ खड़ा कर। अरे तो भाई फिर आप डरती क्यों हैं? उनको जाने देती ना।
मैं नुपुर जी से पूछना चाहता हूँ, नुपुर जी मेरी बात सुनो। सवाल का जवाब, आपके सवाल का सवाल। मीडिया रिपोर्ट्स दिखा रही है और जो स्टैटिस्टिक्स है उसके बारे में तो भाजपा की सरकार चाहे केंद्र की सरकार हो, सवाल करूं मैं, स्टैटिस्टिक्स को कैसे फर्ज किया जाता है, इसमें बार बार रिपोर्ट्स आई हैं। मैं ये सवाल पूछना चाहता हूँ, कुछ नहीं हुआ कि सरकार ने 2016 के बाद एनसीआरबी की रिपोर्ट अभी तक छापी नहीं है, तो नुपुर शर्मा जी बताएं वो किस आधार पे कह रही है कि अपराध दर कम हो गई है? अभी आप यहाँ पे बैठ के बड़े बड़े झूठ बोल रहे हैं, उनके पास क्या सबूत है? सरकार ने एनसीआरबी की रिपोर्ट अभी तक पेश नहीं की है, तो किस आधार पे कह रहे हैं कि वो एट्रॉसिटी कम हो गई वहाँ पर? प्रियंका वाड्रा, जबकि सरकार ने पार्लियामेंट में बताया है, पार्लियामेंट में बताया है कि नंबर ऑफ एट्रॉसिटीज बढ़ गई हैं, हत्या की घटनाएं बढ़ गई हैं। सिंपैथी गेन करें। बताएं एनसीआरबी की रिपोर्ट क्यों नहीं जारी हुई? आपके पास आंकड़ों का स्रोत क्या है? आपके पास नुपुर जी, आपके पास आंकड़ों का स्रोत क्या है? एनसीआरबी सरकार ने पार्लियामेंट में कहा है कि अत्याचारों की संख्या बढ़ गई है। अच्छा, सरकार ने जवाब दिया पार्लियामेंट में। हाँ, कब आप बताइए आपके आंकड़े कहाँ से आए? एनसीआरबी की रिपोर्ट तो पब्लिक नहीं हुई अभी तक। एनसीआरबी की रिपोर्ट अभी तक पब्लिक नहीं हुई है। एनसीआरबी की रिपोर्ट पब्लिक क्यों नहीं कराते आप? अमन में बोल, आंकड़े दबा के रखना आपका पुराना काम है। आंकड़े आप जानबूझ के पेश नहीं करते, अपने हिसाब से आंकड़ों को मोड़ते हैं। चलिए ठीक है, आप जवाब चलने वाला नहीं है। ठीक है अशोक नुपुर जी, सवाल हो गया सर, ये अपने हिसाब से आंकड़ों का इस्तेमाल नहीं कर सकते। सवाल हो गया सर, अब जवाब सुन लीजिए। अब सुनिए, बहुत होशियारी यहाँ पे बैठ के दिखाने की जरूरत नहीं है। आप उठ के ORF का एक रिटन आर्टिकल है 2013 एक तो आप अपनी भाषा सुधारिए, अपनी भाषा सुधारिए। होशियारी दिखाना ये क्या होता है? होशियार बनते हैं बहन जी, ये क्या होता है होशियारी दिखाना? प्लीज आप होशियारी का ठेका शर्माओं के पास है, नुपुर शर्मा के पास है, बाकी लोग नहीं समझदार है। आप क्या समझते हैं कि हम समझदार लोग नहीं है? आप भी समझदार है। क्या भाषा इस्तेमाल करती है आप? ये सभ्य भाषा है, ये आपकी सभ्य भाषा है कि अपनी होशियारी अपने पास रखिए। ये कोई गली मोहल्ले की लड़ाई आपकी? पूरी दुनिया देख रहा है आप कैसी भाषा इस्तेमाल कर रहे हैं किसी व्यक्ति के खिलाफ। बदतमीजी कैसे कर रहे हैं मैं दिख रहा है सब। आप चुप कीजिए, मैं आपके ऊपर नहीं बोली बिल्कुल। आप अपनी तमीज अपने घर में जाके दिख रहा है कि सच कौन बोल रहा है और झूठ कौन बोल रहा है, और झूठ को कैसे बार बार रिपीट कर रहे हैं। चलिए ठीक है अशोक भारती जी, आपने सवाल पूछा कि एनसीआरबी की रिपोर्ट पब्लिक नहीं हुई है, वो जवाब दे रही है, सुन लेते हैं हम जवाब। टाइम वेस्ट हो गया, पर्सनल बात में खुद पर्सनल हो रहे हैं और ये मुझे तमीज सिखा रहे हैं। हाँ, जवाब दीजिए, अपने घर में तमीज सीखिए आप। पहले सबसे पहले मैं कहना चाहूंगी कि एनसीआरबी की रिपोर्ट्स पब्लिक है 2017 के अंदर मार्च, या क्या मतलब है? मेरी कोई एरोगेंस नहीं है, नहीं चल सकती। आप प्लीज इनको चुप कीजिए, ये डिबेट को भड़का रहे हैं। चलिए ठीक है, टाइम वेस्ट हो रहा है सर। अशोक भारती जी, टाइम वेस्ट हो रहा है, डिबेट करना चाह रहे हैं, प्लीज मुझे जवाब देने दीजिए। ठीक है, 2017 के अंदर मार्च 2017 के अंदर हमारे राज्य के गृह मंत्री ने आंकड़े दिए थे। अगर एनसीआरबी के तहत धर्म जाति के आधार पे वायलेंस बढ़ी है तो 2014 से लेकर 2017 में से 2.5% बढ़ी थी, क्योंकि 1500 से 2,500 हो गई थी। लेकिन वही एनसीआरबी की रिपोर्ट 2013-14 की कहती है, मैं प्लीज बोल लूं अमन, प्लीज, दिस इज अमन, आई हैव नॉट कंप्लीटेड। अमन, आई हैव नॉट कंप्लीटेड। ये इनकी एरोगेंस है, बौखलाए हुए जो है ये। 2013-14 की एनसीआरबी की रिपोर्ट साफ कहती है कि 2012-13 में जहां पे धार्मिक आधार के हिंसा के जितने भी केसेस थे वो 1 लाख से अधिक थे, 2013-14 में 76,000 थे। मार्च की 2017 के हमारे राज्य गृह मंत्री का पूरा स्पीच उठा के पढ़ लीजिए कि 1500 हुए थे 2014-15 में और 2016-17 में 2,500 हुए थे। तो अगर आपको 1 लाख और 2,500 के बीच में अंतर नजर नहीं आता तो वो आपकी बौखलाहट है। ठीक है नुपुर, एक चीज है, मैं अगर आंकड़ों में, नंबर्स में, फिगर्स में इस पे ना जाऊं, मेरा सवाल मेरे ख्याल से ये ज्यादा बड़ा है। 32 ट्रक पर बैठकर 200 लोग आकर 10 आदिवासियों का नरसंहार कर देते हैं, जिम्मेदारी तो लेनी पड़ेगी ना योगी आदित्यनाथ को, बीजेपी को और आपको। मैं इससे बिल्कुल नहीं नकारूंगी और फुल तरीके से। और हमसे एक सवाल और पूछा गया था कि आप क्या कर रहे हैं आदिवासियों के लिए। 3 लोगों की कमेटी बनाई है जो 10 दिन के अंदर रिपोर्ट देंगे कि जमीन है किसकी, क्योंकि जो बाकी आदिवासी और उनके परिवार वाले हैं उनके 2 वक्त की रोटी वहीं से कमती है।
ये वही उनका एक सहारा है सिर्फ। ये आज तक किसी भी प्रशासन ने कोशिश तक नहीं करी। ठीक है, आज मेरे ख्याल से नहीं मामले को एक भाई का बहन के लिए प्रेम जागा विदेश से, और एक बहन का भाई के लिए प्रेम जागा क्योंकि वो 7 एकड़ जमीन 400 करोड़ रुपए की संपत्ति जो है वो अटैच हुई, जब्त हुई। आनंद कुमार मायावती के भाई, अब वो कह रही हैं कि ये दलितों को दबाने की कोशिश है। वो 400 करोड़ के दलित। अमन भाई, उस पर बहन जी ने जवाब दिया है कि 2000 करोड़ की संपत्ति, 2000 करोड़ की संपत्ति जो है वो बीजेपी ने भी इकट्ठी की है, उसका भी आप वो जवाब दे दिए। मेरा ये मसला नहीं, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ। सुन लीजिए, नहीं मैं बताना चाहता हूँ। तब जागा जब 400 करोड़ की संपत्ति। अमन भाई, आप देखो डिबेट भटका रहे हो। मैं एक बात कह रहा हूँ कि अगर कानून व्यवस्था पूरी तरीके से दुरुस्त है तो पब्लिक अपने हाथ में कानून किस लिए ले रही है, मुझे आप बता दीजिए। मैं इस बात में ये पूछना चाहता हूँ। नहीं, मैं सवाल पूछूं, वो नहीं बिल्कुल। अच्छा, मैं भाग नहीं रहा हूँ, मैं जवाब। अच्छा, जवाब लीजिए ना, मेरा जवाब लीजिए। 2000 करोड़ की संपत्ति इकट्ठी करी गई बीजेपी ने। आप मुझे 400 करोड़ की संपत्ति जब्त हुई मायावती के भाई आनंद कुमार की, हाँ या ना? 1100 करोड़ रुपए का अपना मुख्यालय बना लिया बीजेपी ने। 400 करोड़ की संपत्ति इकट्ठा कर सकते हैं आप। अगर मैं वही तो कह रहा हूं, अगर प्रशासन और पूरी तरीके सरकार इसी तरीके से कह रही है इसमें तो सरकार मुझे आप जवाब दीजिए। भ्रष्टाचार के आरोपी की जाति नहीं होती सर, वो दलित है तो 400 करोड़ की संपत्ति। सर फिर तो हर कोई दलित बनना चाहेगा। 400 करोड़ के दलित हैं जी, 7 एकड़ जमीन 400 करोड़ के दलित। सही है अमन भाई, जवाब देने दो। सुन लो, 2100 करोड़ रुपए का चंदा इकट्ठा किया बीजेपी ने, कहां से आया? हाँ, मुझे जवाब। 1100 करोड़ रुपए का अपना मुख्यालय बनाकर खड़ा कर दिया, कहां से आया? और ऐसी देखिए, अगर इसी चीज पर डिबेट करनी है तो स्पेशली डिबेट करते हैं। मैं निकाल के लाता हूं, फिर बीजेपी के जितने नेता हूं उनकी संपत्ति का ब्यौरा निकाल के लाता हूं, कहां से आया? मुझे आप जवाब दीजिए। अगर जय शाह की संपत्ति का मामला उठा लेता हूं, उस पर आयकर विभाग ने क्या किया? आप जवाब दीजिए मुझे। क्यों नहीं छापा लगा? अच्छा, सवाल क्यों नहीं है? सुनिए फिर, क्या जय शाह की जाति बता दिया अमित शाह ने? नहीं, जय शाह की बात नहीं बताई ना, नहीं बताई ना। आनंद कुमार की जाति को बता दी मायावती ने। आयकर विभाग छापा क्यों नहीं मार रहा? आप जवाब सर, आनंद कुमार। अरे महेश शाह, आप सुन लीजिए सर। महेश शाह 13 नहीं, बात मुश्किल हो रही है बचाने में। 1300 करोड़ के मेरा सवाल सुन लीजिए सर। आनंद कुमार की, सर सुनिए ना, सवाल सुनिए। सुनिए। आनंद कुमार मायावती के भाई, 7 एकड़ जमीन 400 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त हुई। कानून ने अपना काम किया, भ्रष्टाचार के आरोपी। ठीक, ये जाति कहां से आ गई कि वो दलित है इसलिए कार्रवाई? देखिए, जाति और इसकी बात मैं नहीं कर रहा हूं आपसे। वो बहन जी ने बयान दिया, उसके लिए आप उनसे कॉन्फ्रेंस करके पूछिए, आप उनसे पूछिए। लेकिन मुझे एक बात बताइए, नहीं, जय शाह जी की मैं बात कर रहा हूँ। जय शाह की जाति बताई किसी ने? नहीं बताई ना। जाति कहां से घुसेड़ देते हैं आप लोग हर जगह सर? ऊपर उठी है सर इन चीजों से, जाति धर्म नहीं घुसेड़ गिर गई है सर। अरे साहब, एक बात बताइए, मॉब लिंचिंग की घटनाओं में ज्यादातर नहीं, मैं अब आगे ना जातियों में वही तो आ रहा हूँ ना। आप बताइए, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कर कौन रहा है? जातियों की मतगणना दिखा कौन रहा है? आप मुझे बताइए। फिर अब देश का मतदाता जाति धर्म की दीवार गिरा चुका है सर। कहाँ गिरा चुका है? अगर दीवार गिर गई, अमन जी इंसाफ करिए, अगर दीवार गिर गई, आज भी 3 बिहार के अंदर मार दिए गए, फिर गिर गई। हिंदू मुस्लिम ईसाई मैं नहीं कर रहा हूँ, लेकिन क्यों मार दिया? दाढ़ी पकड़ के जय श्री राम बुलवा रहे, क्या मतलब है? किस चीज का? जल्दी जाति और धर्म की मानसिकता, अमन जाति और धर्म की मानसिकता जाते जाते समय लगेगा। 70 साल से इन्होंने पॉलिटिक्स ऑफ विक्टिमाइजेशन कराया। ऐसे इनको वोट मिले, ऐसे इनको चुनाव मिले हैं। 2014 और 2019 में ग्रामर बदल गई है जातीय समीकरण की। इन लोगों को बदलते बदलते समय लगेगा। ठीक है, केएल गुप्ता जी, आप सर प्लीज केएल गुप्ता। सुनिए, हाँ सुनिए, ऐसा है जो मैं कह रहा था कि वहां पर ये सन 55 से जमीन वगैरह ट्रांसफर हुई, कोऑपरेटिव्स लगा करके पर्सनल तक। ये बताइए, हर पार्टी का वहां पर हेडक्वार्टर होगा, डिस्ट्रिक्ट ऑफिस होगा सिद्धार्थनगर, सोनभद्र में। ये बताइए, क्या बीजेपी वालों ने या कांग्रेस वालों ने कभी ये उठाया कि इनकी जमीन जो है किसी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के यहाँ या कहीं मुकदमा किया? कोई सूचना दिया कि साहब यहाँ बवाल हो जाएगा, प्रधान ने ले लिया है? अब एलआईयू को कह रहे, अरे भाई वहां पर बैठे हुए बताइए कहाँ जाति हो रही है आदिवासियों के साथ, गरीबों के साथ? क्यों नक्सलाइट बनते जा रहे हैं? किसी पार्टी ने ये मौका। ठीक सर, माफ कीजिएगा, समय नहीं था। नुपुर में आपके पास आ नहीं पाया, समय नहीं था। एक छोटा सा ब्रेक लेना, तालपुर के देख लेता थोड़ा सा।